नमस्कार, किसकी सरकार में हूं पेनाज। और अब बस महज 48 घंटे बाकी रह गए हैं जब पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस्मत का फैसला क्या कुछ करा है अपने नेताओं का। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 23 तारीख को काउंटिंग के साथ ही तय होगा कि जनता ने महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी किसके हाथ में अपना भविष्य की कमान दे दी है। दोनों गठबंधनों में से किस पर जनता ने भरोसा जताया है, इसकी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल दावे अपनी तरफ से भरपूर हो रहे हैं और कोई किंग मेकर बनने का दावा कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जो है हमारा होगा। अब तक तो सब साथ एकजुट होने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि भाई हमारी सीट सबसे ज्यादा आएंगी और हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अलग अलग तरह के दावे आ रहे हैं। कोई किंग मेकर बनकर ही खुश अपनी जता रहा है। तो हर पहलू से हम आपको समझाएंगे। जो पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट है, जो बूथ से रिपोर्ट आती है पार्टी के पास, वो क्या कुछ कह रही है। देखिए, कॉन्फिडेंस अपना दिखाने का अलग होता है, लेकिन जब आपके कार्यकर्ता, आपके जो बूथ मैनेजर होते हैं, वो आपको जो रिपोर्ट देते हैं वो क्या कुछ कहता है, हर बूथ पर कितना टर्नआउट हुआ है, उसके बाद जो आकलन लग रहा है पार्टियों का, वो पार्टियां क्या कुछ अपने जो रीजन है उनमें किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही हैं, कौन सी सीटें जो हैं अभी फंसी हुई नजर आ रही हैं, कहां पर क्या कुछ फैक्टर काम किया है, इसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे जो ग्राउंड जीरो पर लगातार पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र के इलेक्शंस जो हैं वो कवर कर रहे थे। तो यहां पर 4 महीने के अंदर अंदर क्या वाकई में कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या कुछ ऐसा कोर्स करेक्शन हुआ है कि बीजेपी जो है एक बार फिर से बाउंस बैक करेगी, एक बार फिर से महायुति जो है सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो जाएगी, या महाविकास आघाड़ी को जो एडवांटेज लोकसभा में मिली थी वो उसे बरकरार रखेगी, उसके मोमेंटम को और ज्यादा बढ़ाएगी और वो यहां पर विधानसभा चुनाव में भी ट्रांसफॉर्म होता हुआ, हमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। बागी जो हैं वो किस सीट पर कितना नुकसान कर रहे हैं और कौन सी ऐसी सीट हैं जो बहुत ही क्लोज मार्जिन से फंसी हुई हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, छोटे छोटे मार्जिन जो हैं वो बड़ा बड़ा अंतर यहां पर डाल सकते हैं। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं 61.74% मतदान हुआ था। 2024 में 65.08%, 3.34% मतदान ज्यादा हुआ है। यहां पे फडणवीस दावा कर रहे हैं कि भाई जब जब मतदान ज्यादा होता है ना तो बीजेपी को फायदा होता है। तो क्या वाकई में ऐसा होगा? इस वोटर टर्नआउट का फायदा क्या वाकई में सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन को मिलेगा? क्या कुछ वो अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, अंदर खेमे से किस तरह की खबरें आ रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। महाआघाड़ी के दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और शरद पवार की एनसीपी बड़ी वोटिंग को सरकार के विरोध के रूप में देख रही हैं। कहने कि बहुत नाराज हो गए थे, उसे बदलना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने ये वोटिंग किया है। महाराष्ट्र में अगली सरकार महाआघाड़ी की बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन 40 घंटे बाद क्या होने वाला है, किसके दावे फिट हैं? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वोट जिहाद धर्म युद्ध में से कौन सा नारा सुपर डुपर हिट रहा और सत्ता के लिए कौन से नए समीकरण सेट होने वाले हैं? जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या असेसमेंट है, सबका एनालिसिस हम अगले 1 घंटे में यहां करने वाले हैं। महाराष्ट्र में बड़ी वोटिंग पर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, तर्क हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने चुनाव में महाआघाड़ी की जीत का दावा किया है। पटोले ने कहा कि लोग सरकार से परेशान हैं, इसलिए जमकर वोटिंग की और अपना गुस्सा निकाला। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे, 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। वहीं बीजेपी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ी हुई वोटिंग पर अपनी अलग थ्योरी दी है। फडणवीस ने कहा कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है बीजेपी को हमेशा फायदा होता है। इस बार भी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां पर बागी जो हैं वो अपने जीत के दावों का गणित बिगाड़ सकते थे कि हो सकता है कि भाई सीट जो है परंपरागत तौर पे कांग्रेस की हो या फिर शिवसेना की हो, लेकिन बागी खड़ा हो गया है तो वो नुकसान पैदा कर रहा है, वोट काटने का काम कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि वोटों का जो पोलराइजेशन हुआ है क्या वाकई में वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति का मिजाज ऐसा है कि वो वोट पोलराइजेशन की तरफ जाकर वोट करेगा? फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लाड़की बहना योजना थी उसकी जो तमाम
किश्तें थी उनका भुगतान जो है वो समय रहते किया गया और उसके एग्जीक्यूशन में एक तरह से कहें कि पूरा प्रशासनिक अमला जुड़ गया था, तो वहां पर क्या किसानों का जो गुस्सा है उसको कॉम्पनसेट करने में लाड़की बहना योजना कारगर साबित होगी? तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो है विदर्भ का रीजन, वहां पर चुनौती है महायुति के लिए। वहां पर किसान नाराज है, सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त दाम नहीं मिले हैं, फसल खराब हो गई है, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। प्याज के किसान भी नाराज हैं, केले के किसान भी नाराज हैं, कपास के किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं। तो किसान जो है उसका गुस्सा कहां उतरेगा? फिर सवाल ये होता है कि मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने ठीक है अपने आप को तो खुद को राजनीति से चुनावों से बाहर कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई वो फायदा जो है वो महाविकास अघाड़ी को ही होगा, क्योंकि अगर वोट काटते तो उन्हीं के काटते। तो यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि मराठवाड़ा रीजन जो है वहां पर क्या स्थितियां बनती हैं। बीजेपी बुलिश है ये कहते हुए कि हमारी जो स्थितियां हैं कि वहां पर पहले जो जिस तरह की वोटिंग हुई थी अब स्थितियां जो है बदल जाएंगी। यही सब समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधीर सूर्यवंशी जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। रवि किरण देशमुख जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक भावसार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स सचिन चौधरी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार जुड़ चुके हैं और दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाऊं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं अंदर की खबरें, सूत्रों के हवाले से खबरें, ग्राउंड जीरो से वोटिंग के बाद की क्या कुछ खबरें लेकर आ रहे हैं। सचिन, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। किस पार्टी के क्या दावे हैं, अपना अपना इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरह से एग्जिट पोल के दावे जो है वो गलत साबित हुए थे, चाहे लोकसभा की बात करें या हरियाणा की करें, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पंडित है उनके लिए चुनौती है। बीजेपी का यह असेसमेंट है कि उन्हें लोवेस्ट जो है करीबन 70 तक सीटें मिल सकती है, लेकिन अगर अंडर करंट काम कर गया, जिस तरह से उन्होंने माइक्रो प्लानिंग की थी और जिस तरह से लाडली बहन योजना और बाकी योजना वो जनता तक लेके गए, और ये दावा किया गया कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी तो पहले 2.5 वर्ष में जिस तरह से उद्धव सरकार ने काम किया, रोड़ा अटकाया, वो दिक्कतें होगी, योजनाएं बंद हो जाएगी, इसका असर उन्होंने दिखाया। उसके अलावा इस बार संविधान का मुद्दा जो है उल्टा कांग्रेस पर उल्टाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी का चाहे अमेरिका में दिया बयान हो, नाना पटोले के बयान हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरह से ग्राउंड लेवल पर काम किया गया और इसके वजह से उनका ये कहना है कि यह अंडर करंट अगर काम कर गया तो बीजेपी की सीटें 100 या उससे पार भी जा सकती है। ऐसे में बीजेपी की सीटें जो है 70 से 105 तक जा सकती है, ये उनका लोएस्ट से हाईएस्ट अनुमान है। इसके अलावा शिंदे शिवसेना की सीटें करीबन 30 से 35 के या 40 तक भी जा सकती है, और अजित पवार सबसे लोएस्ट और कमजोर कड़ी जो है महायुति में साबित होंगे, उनको 12 से 20 के बीच में सीटें मिलती नजर आ रही है। लेकिन उनका कहना है कि जो इस तरह से निर्दलीय और बाकी छोटे दल है उनको साथ मिलाकर कहीं ना कहीं वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, और जो पिछले 4 महीने में एक एंटी इनकम्बेंसी और निगेटिव वातावरण था, माहौल था महायुति के खिलाफ में, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई है, और इसी कारण बीजेपी पूरी तरह से फाइट में आ रही है। और उनका कहना है कि अगर अंडर करंट काम कर गया तो बीजेपी सरकार भी बना लेगी। चलिए, अंडर करंट 4 महीनों में ऐसा क्या अंडर करंट डेवलप हुआ है, क्या रीजन रहे हैं उसके, और कौन से रीजन में वो अंडर करंट जो है काम करता हो दिखेगा? क्या ये अंडर करंट किसानों का गुस्सा भी शांत कर पाएगा, मराठा आरक्षण को भी नलिफाई कर पाएगा? यही समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त सुधीर जी भी हैं। सुधीर जी, बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट तो पूर्ण बहुमत की सरकार और उनको एकदम छप्पर फाड़ वोट दिलाता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, हर एक का एक उनका खुद का असेसमेंट रहता है, इंटरनल स्टडी रहते हैं उनके पास, तो ज्यादा साधन सामग्री भी है, साइकोलॉजिस्ट है, सब लोग उनके पास है, तो उनका खुद का एक असेसमेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी ग्राउंड पे बहुत जगह पे घुमा हूँ महाराष्ट्र में, तो मेरा आकलन अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से है। जैसे हम विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ हमेशा कांग्रेस का एक जमाने में बहुत बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वो गढ़ अपने ताबे में, देवेंद्र फडणवीस हो और नितिन गडकरी हो, उन्होंने ताबे में ले लिया। लेकिन जैसे लोकसभा के जो रिजल्ट हम देखते हैं, उसको टेम्पलेट के देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास जो गढ़ है वो वापस आ गया है। उसके एक मूल आधार है कि जो कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक थी, दलित, मुस्लिम एंड आदिवासी, एंड उसको डीएमके और एआईडीएमके फैक्टर भी कहते हैं विदर्भा में, उसके साथ में आदिवासी भी आ जाता है, कुणबी में आ जाता है, तो एक बड़ा तबका उनके साथ में आ गया। इसलिए कांग्रेस जो एक सीट की पार्टी थी 2019 में, उसको 13 सीटें मिले और विदर्भ में सबसे ज्यादा सीटें मिले।
वैसे ही जब हम आगे आते हैं मराठवाड़ा में, वहां पे एमएमडी नाम का एक बड़ा फैक्टर है, मराठा मुस्लिम एंड दलित। जी। और उसके बाद में उसको जो फ्लेवर मिलता है वो सोयाबीन वाला किसान का मिलता है, उसको फ्लेवर मिलता है कपास वाला किसान का मिलता है, उसके बाद में मनोज जरंगे पाटिल का एक फ्लेवर मिलता है एक मराठा का। तो मुझे लगता है कि वो उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के मराठवाड़ा रीजन में लोकसभा में कंप्लीट वॉश आउट हो गई थी, एक भी सीट उनकी आई थी। बाकायदा शिंदे सेना की एक सीट आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरे मराठवाड़ा में वॉश आउट हो गई थी। उसके बाद में जो रीजन है जिसे हम खानदेश और नॉर्थ महाराष्ट्र कहते जी। हैं, एक बीजेपी का गढ़ रहा करता था, वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आदिवासी है उनमें एक तरह से एक परसेप्शन और एक न्यूज ऐसी चली गई, क्योंकि ये सरकार आने के बाद में जो धनगर कम्युनिटी उनको एसटी रिजर्व में डाला जाएगा, इसलिए नंदुरबार में जो बीजेपी का कुछ गढ़ था, कुछ लोग चुन सकते थे, वहां पे बीजेपी मुझे लगता है वॉश आउट के ऑन हो सकती है। उसकी वजह से जो एसटी रिजर्व सीट है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सेटबैक लगने की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि वो मुद्दा काफी हावी रहा वो कम्युनिटी में। उसके बाद में हम जब वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ है, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छी फाइट दी है, तो वहां पे 50-50 और थोड़ा बहुत एक जाए तो महाविकास को जा सकता है, लेकिन महायुति ने अच्छी फाइट की है। कोंकण में मुझे लगता है तो जो एज है वो महायुति के तरफ ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पे शिंदे के एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, सुनील तटकरे भी है, तो उससे नारायण राणे भी, उसके लिए लगता है कि कोंकण महायुति की तरफ जा सकता है। बाद में रहा हुआ जो पार्ट है बंबई और एमएमआर जिसको हम रीजन कहते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें भी दो पार्ट है, एक शिंदे वाला पार्ट और एक ठाकरे वाला पार्ट। एक ठाना शिंदे और दूसरा है मुंबई और ठाकरे वाला पार्ट। शिंदे वाला पार्ट में शिंदे सेना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन जब हम मुंबई में जाते हैं तो वहां पे एमएम नाम का एक फैक्टर है, मुस्लिम एंड मराठी, वो एक मामू फैक्टर भी कहते हैं, वो फैक्टर अच्छी खासी पकड़ कर सकता है। और मुंबई में सबसे बड़ा मुद्दा था अदानी और धारावी का। धारावी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में जो रहने वाला आदमी है, जो छोटे मकान में रहता है, उसका मकान रीडेवलप होने वाला है, उसको पक्का घर चाहिए और बड़ा चाहिए। इसलिए जिस तरह से अदानी को जमीन दी गई, जिस तरह से अदानी को सब चीजें गई, ये भी बहुत बड़ा मसला मुंबई के लोगों में, उनको लगता है कि हमको बड़ा मकान मिलना चाहिए, अदानी जैसा नहीं मिलना चाहिए। तो वो भी एक बड़ा असर इस यहाँ पे कर सकता है, जिसको उद्धव लगातार उठाते भी रहे अपने तमाम भाषणों में और बहुत जोर शोर से उठाया। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, और जो जिस तरह से राज ठाकरे का एमएनएस फैक्टर यहाँ पे, वो मुझे लगता है कि वो शिंदे सेना की वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। शिंदे, राज ठाकरे और बीजेपी और उद्धव ठाकरे, उनकी एक ही वोट बैंक है, मराठा हिंदुत्व की तरफ झुकने वाली, लेकिन उनको एड ऑन फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उद्धव ठाकरे का एड ऑन फैक्टर मिलता है कांग्रेस का वो मुस्लिम दलित वोट का, उनको शरद पवार की वजह से मराठा नाम का एक एड ऑन फैक्टर मिलता है, तो वो एड ऑन फैक्टर दूसरी तरफ नहीं है। मुझे लगता है कि मुंबई में एक ठीक तरह से थोड़ा बहुत ये महाविकास आघाड़ी को रह सकता है। ठीक है, तो आपकी नजर में अगर आपका सस्पेंड समझूं तो सुधीर सूर्यवंशी जी, महायुति के लिए राह आसान नहीं है। आपको एडवांटेज महाविकास आघाड़ी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवांटेज किसकी है, किसकी सरकार बनने के चांसेस आपको ज्यादा नजर आते हैं, तो आपके असेसमेंट से मैं समझ पाई हूं महाविकास आघाड़ी। सही समझा है मैंने? बिल्कुल, मुझे सरकार बनने जा रही है, नहीं तो सरकार के बनने के नजदीक रह सकते हैं। जो कांटे की टक्कर होगी उनमें एक महाविकास आघाड़ी को मुझे लगता है। ठीक है, तो महायुति का अपना सेल्फ असेसमेंट जो बूथ से रिपोर्ट आई है उसके बाद जो कुछ भी कहे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी जी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब हम महाविकास आघाड़ी का खुद का सेल्फ असेसमेंट क्या कुछ कह रहा था, ये राजेश से समझ लेते हैं। राजेश, आपके पास भी आपके सूत्रों से, कई नेताओं से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या असेसमेंट एमवीए ने अपने लिए किया है? देखिए, महाविकास आघाड़ी के नेताओं से जो हमारी बात हो रही थी चुनाव के पहले, पोलिंग के पहले और पोलिंग के बाद, उसमें बहुत जो समझ के आया है, समझ में जो आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि सरकार बनाने के करीब होंगे। ये जो नेता आपस में बात कर रहे हैं या नेता जो हम लोगों को बता रहे हैं कि सरकार बनाने के करीब होंगे, लेकिन सरकार बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस अभी भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं में नहीं है। और सबसे बड़ी वजह वो बताते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का गढ़ रहा है, वहां पर बड़ा सेटबैक लगने वाला है महाविकास आघाड़ी को, और वहां पर बड़ा सेटबैक लगने वाला है शरद पवार को। बकौल महाविकास आघाड़ी नेता जो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा वक्त शरद पवार और उनके परिवार यानी कि सुप्रिया सुले ने बारामती में दिया, अजीत पवार पर फोकस किया, बारामती की सीट
हराने पर ज्यादा फोकस किया है, तो ज्यादा वक्त उनका वहां गया है। यही वजह है कि पश्चिम महाराष्ट्र के जो 60 सीटें हैं वो खाली पड़ गई। वो वहां पर उस तरीके से प्रचार या उस जोर शोर से वहां प्रचार नहीं कर पाए। यही वजह है कि वो एक वीक लिंक जो है वो महाविकास आघाड़ी देख रही है। वहीं कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का भी नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यह भी महाविकास आघाड़ी का असेसमेंट है। हालांकि शिवसेना यूबीटी अपने 50% सीटें जीतेगी, यह असेसमेंट है। कांग्रेस भी तकरीबन 50% सीटें जीतेगी, लेकिन शरद पवार की पार्टी उतनी सीटें नहीं जीत पाएगी, इसलिए सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन सरकार बनती हुई उनके असेसमेंट में कम से कम नजर नहीं आ रहा है। पिनास जी, तो आपकी नजर में महाविकास आघाड़ी जो है कॉन्फिडेंट नहीं है सरकार बनाने को लेकर, करीब पहुंचेंगे ऐसा उनका भरोसा है। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े को भी पार कर जाएगी महायुति, और बीजेपी जो है वो 90 सीटों से भी ज्यादा पा सकती है, उस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट उनका कारगर साबित हुआ है। लेकिन ये जो एमवीए का असेसमेंट है जो राजेश ने बताया, रविकिरण देशमुख साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आप उससे इतर हैं? नहीं, राजेश ने जो कहा उसमें सच तो है थोड़ा सा। उनका जो एक असेसमेंट है वो उससे थोड़ा सा हटकर मेरा ऐसा कहना था कि महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में एक अच्छा परफॉर्मेंस लाने की बड़ी इच्छा है और उनका ये दावा भी है। लेकिन महायुति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको बखूबी पता था कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा था। उनको पता था कि मराठा आरक्षण से हमें काफी परेशानी होगी, ये भी उन्होंने सोचा। जैसे कुछ किसानों के बारे में कुछ इश्यू थे, उसके बारे में भी उन्होंने सोचा। तो मेरा ऐसा अनुमान है, मानना है, कि लाड़की बहन जैसी स्कीम उन्होंने जब लॉन्च की तो उनका यही मानना था कि अगर महिलाओं के वोट ज्यादा से ज्यादा हम हमारी तरफ खींच पाए तो जो हमारे नेगेटिव वोट चला जा रहा है उसमें हम काफी कमी कर सकते हैं। उसमें ये पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है तो एक ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी कि लोगों का ध्यान उसी की तरफ जाए। तो जब से ये स्कीम लॉन्च हुई तब से लोगों का ध्यान लाड़की बहन की तरफ चला गया और अपोजिशन को भी, यानी कि महाविकास आघाड़ी को भी उसी लाइन पर आना पड़ा। शुरू में तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन बाद में तो उनके पार्टी मैनिफेस्टो में तो उसका जिक्र उनको करना ही पड़ा कि हम 3,000 रुपया देंगे। मुझे लगता है ये एग्रारियन क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम कहते हैं, किसानों की समस्या कहते हैं, उसी से ध्यान थोड़ा सा हटाने के लिए, मराठा आरक्षण से ध्यान हटाने के लिए यही स्कीम पर ज्यादा उन्होंने अपना जोर लगा दिया। और इसी की वजह से भाजपा को पूरा विश्वास है कि महिलाओं की वोट प्रतिशत जो बढ़ी है महाराष्ट्र में वो हमारे फेवर में जाएगी। इसी कारण वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा चांस है सरकार बनाने में। तो इसका असर उनको पूरे महाराष्ट्र में लगता है। चलिए, लाड़की बहना जिस उद्देश्य से लाई गई थी उस उद्देश्य में कामयाबी हासिल करती हुई कम से कम रविकिरण देशमुख जी को नजर आ रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम नाराजगी को जो है वो मामा का प्यार जो है बहनों के लिए वो कारगर साबित हुआ, और उसी से प्रेरणा लेते हुए महाराष्ट्र में लाड़की बहना लाई गई थी और वो यहाँ पर लग रहा है कि गेम चेंजर साबित होगी। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ हैं। दिनेश, एक और चलिए, महाविकास आघाड़ी और महायुति में फाइट तो है, एक और अलग तरह की फाइट पूरा महाराष्ट्र जानना चाहता है कि वहां पर असली शिवसेना, नकली शिवसेना कौन है, इसका भी फैसला ये विधानसभा के चुनाव जो है वो सीधे सीधे कर देंगे। किस पर ज्यादा भरोसा है? 50 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे शिवसेना आमने सामने है। क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? देखिए, इस बात का फैसला होने वाला है 2 रीजन से, एक मुंबई एमएमआर रीजन और इसके अलावा कोंकण रीजन से। मुंबई में 36 सीटें हैं, ठाणे और कोंकण को जोड़ ले तो 39 सीटें, तो टोटल 72 सीटें होती है। और यही 2 रीजन है जहां पर सबसे पहले शिवसेना को कामयाबी मिली थी। सबसे पहले उनकी सत्ता ठाणे में आई थी, उसके बाद कोंकण में एक्सपैंड हुए, मुंबई में एक्सपैंड हुए और उसके बाद धीरे धीरे वो महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बढ़ते गए। यहां पर इन दोनों ही जगहों पर, कोंकण रीजन की बात करें तो यहां पर नारायण राणे जो है उनका काफी ज्यादा पकड़ है सिंधुदुर्ग जिले में, इसके बाद रत्नागिरी जिले में तो ठाकरे की पकड़ है, रायगढ़ में जब आते हैं तो वहां पर सुनील तटकरे जो है उनकी ज्यादा पकड़ है। ठाणे में कुल 24 सीटें, यहां पर एकनाथ शिंदे की ताकत बहुत ज्यादा है। यहां पर किस तरह से परफॉर्म करेंगे ठाकरे की सेना, इस पर ज्यादा नजर रहेगी। और मुंबई में यहां पर शिंदे के साथ साथ ठाकरे का मुकाबला बीजेपी से भी है। बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत है। जो यहां पर अप मार्केट इलाके अगर हम कह ले, जहां पर जो हाई राइज सोसाइटीज है वहां पर बीजेपी काफी ज्यादा ताकतवर है। तो इन 72 सीटों पर
ठाकरे और शिंदे के बीच जो लड़ाई होगी वहां पर परफॉर्मेंस कैसा होता है। जो 50 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअल कोर सीटें हैं जहां पर हमेशा से ठाकरे की जो सेना रही है वो डोमिनेट करती रही, लेकिन पिछले 2.5 साल में पूरी तरह से समीकरण बदला है। यहां पर शिंदे सेना का दावा है कि हम यहां पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि हम ही असली शिवसेना। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे को भी यही लग रहा है कि अगर हम अपना पुराना गढ़ बचा लिए, खासतौर पे कोंकण और मुंबई, इन्हीं कोंकण से बड़े पैमाने पर पहले पलायन होते थे, वहां पर रहने वाले लोग मुंबई में आते थे, यहाँ पर जो गिरनियां थी यानी जो मिलें थी वहां पर काम करते थे, तो वो जो मिल वर्कर थे वो एक्चुअल वोटर हुआ करता था ठाकरे सेना का 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में। लेकिन इस पिछले 10 साल में स्थितियां बदलती गई और अब यही वोटर तय करेंगे कि सही असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। जी चलिए, वोटर तो तय करेंगे, लेकिन पार्टी का कुछ खुद का भी असेसमेंट निकल कर आया है। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, उद्धव ठाकरे या फिर शिंदे साहब? जी देखिए शिंदे सेना का कहना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। कुछ ठाकरे सेना के नेताओं से हमारी बातचीत, उनका कहना है कि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कोंकण रीजन में और मुंबई रीजन में, उतनी कामयाबी उन्हें मिलती नहीं नजर आ रही। और ठाणे जो बेल्ट हमेशा से ठाकरे का गढ़ रहा है, वहां पर पिछले 2.5 साल में शिंदे ने बड़े पैमाने पर काम किया, वेलफेयर के स्कीम को जमीन तक लागू किया है, तो वहां पर वो अपनी जमीन को रिटेन करने में उन्हें उतनी कामयाबी शायद नहीं मिलेगी। और इन्हीं जगहों पर क्या नतीजे आते थे कि अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शिंदे को लग रहा है कि वो बहुत शिंदे अपनी एडवांटेज मान रहे हैं, उनका किया हुआ काम और जो विधायकों का सपोर्ट उनके साथ है कहीं ना कहीं उनके लिए एडवांटेज होगा। और वो उनका स्ट्राइक रेट अगर उद्धव के मुकाबले देखा जाए तो लोकसभा में बेहतर भी रहा था, जिसके दम पर वो हमेशा कहते हैं कि मैं ही असली शिवसेना हूं। विवेक भावसार जी, आपको क्या लगता है, सिंपैथी फैक्टर जो था उद्धव के साथ लोकसभा में बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिकली काम किया हो ऐसा लगा नहीं था, क्या विधानसभा में जब एकदम जमीन पर लड़ाई होती है, एक लोकलाइज लड़ाई होती है, तो वहां पर ये तमाम फैक्टर्स काम करेंगे और मुस्लिमों का साथ भी उनको मिल गया है? देखिए, लोकसभा में मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने डिसाइड कर लिया था कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ जाना है। मुंबई में हमने देखा है कि पूरी लाइन लगा के मुस्लिम कम्युनिटी ने उद्धव जी को वोटिंग किया था, उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इस टाइम भी मुस्लिम समाज कंप्लीटली महाविकास आघाड़ी के साथ था। अब देखिए, मुंबई और कोंकण जो है ये मराठी और कोंकणी लोगों का गढ़ माना जाता है, तो कोंकणी समाज हमेशा से बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़ा रहा है। आज भी इस इलेक्शन में भी आप अगर देखेंगे तो शिवसेना किसकी, इसका आज कल अपने को रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे लगता है कि उद्धव सेना के तो कुल मिला के 35 सीट निकलेंगे और शिंदे के करीब करीब 30 सीट निकलेंगे, तो कम से कम 5 सीट से उद्धव सेना आगे रहेगी। तो ये रिजल्ट आपको बताएगा कि शिवसेना किसकी है। तो शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे की है। नाम चाहे कोई भी चुरा ले, चिन्ह कोई भी चुरा ले, लेकिन जो ओरिजिनल शिवसेना है वही शिवसेना आज महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। यही बात अगर आप देखा जाए तो राष्ट्रवादी के साथ भी वही हुआ है। हमें लगता था कि अजित पवार की जो सीट है 12 से 15 के बीच में आएगी और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस शरद पवार करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो शरद पवार की परफॉर्मेंस भी करीब करीब 35 के आसपास रहने वाली है और अजित पवार को 20-25 के अंदर उनको रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर लोगों ने एक डिसाइड कर लिया कि कोई चोरी करना, पार्टी चुराना, पार्टी के फाउंडरों का नाम चुराना, ये इन लोगों को पसंद नहीं है। यही रिजल्ट इस अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे लोकसभा में भले ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उतने क्लियर मैसेज ना दे रहे हो, लेकिन विधानसभा का जो मैंडेट है वो क्लियर मैसेज देगा कि ये चोरा चोरी तोड़ा ताड़ी नहीं पसंद आती, जिसकी पार्टी उसी को मिलनी चाहिए। तो एक सिंपैथी फैक्टर रहेगा। आपको क्या लगता है कि राजेश, पहले आपसे पूछती हूँ फिर आऊंगी विवेक साहब के पास, खुद अपना चुनाव जीत रहे हैं अजीत दादा? लड़ाई बड़ी मुश्किल है वहां पर, क्योंकि शरद पवार आखिरी के 4 दिन वहीं डटे हुए थे। शरद पवार की पत्नी भी चुनाव मैदान में उतरी, चुनाव प्रचार में उतरी, साथ ही सुप्रिया सुले भी वहीं पर डटी हुई थी। तो ये नाक का सवाल शरद पवार ने बना लिया है। तो अजीत पवार के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है। जीत हार तो खैर 23 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन जिस आसानी से अजीत पवार बारामती जीता करते थे, कभी 70,000 कभी 80,000 वोटों से, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। अगर वो जीते भी तो बड़े कम अंतर से जीतेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं पिनाज, वो बता रहे हैं कि मामला जो है वो बड़ा नजदीकी होने वाला है, क्योंकि शरद पवार ने अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक दी। अपनी जो एक्सपीरियंस है उनका राजनीति का पूरा झोंका है कि वो बारामती की सीट कम से कम युगेंद्र पवार के लिए जीत कर दिखाएं।
जी पिनास। बिल्कुल, और जीत कर दिखाएं। और कहा जाता है सुधीर जी, ये सवाल मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि शरद पवार जो हैं वो आसानी से किसी को नहीं छोड़ते हैं और ना ही माफ करते हैं। वक्त आने पर वो अपना बदला जो है वो पूरा लेके रहते हैं। बेटी के सामने जब भाभी खड़ी हो गई थी तो शायद उसी दिन शरद पवार ने तय कर लिया था कि अब अजीत का रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल उसी दिन से, जिस दिन अजित पवार चले गए, उसी दिन से उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसी दौरान उन्होंने योगेंद्र आइडेंटिफाई कर लिया था। उसी दौरान योगेंद्र पवार को उन्होंने कहा था गाना सीख लो, ये जो चीजें उन्होंने शुरू कर दी थी। तो शरद पवार कभी भी प्लानिंग जब चीजें होती तब करते तो वो एडवांस में प्लानिंग रहती है। तो योगेंद्र पवार की प्लानिंग, जिस दिन अजित पवार का एग्जिट हुआ उसी दिन योगेंद्र पवार की एंट्री बारामती के स्टेट असेंबली इलेक्शन में पवार फैमिली के पॉलिटिक्स में हो गई। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं भी बारामती में 2 दिन था, मैं भी बारामती के अलग अलग एरिया में घुमा, अलग अलग लोगों से बात किया। तो वहां पे एक चीज है, शरद पवार को लोग एक दैवत, जिसे हम मराठी में कहते हैं गॉड मानते हैं उधर। उनका ऐसा कहना है कि बारामती की जो भी पहचान है वो शरद पवार की वजह से, भारत में वो पूरे कहाँ पे आप जाएंगे तो शरद पवार के नाम से जाने जाती है। ये भी बात वो मानते हैं कि अजित पवार की वजह से बारामती में विकास हुआ, ये भी वो मानते हैं। लेकिन वो सबसे जो प्रायोरिटी लिस्ट में जिसे हम रिस्पेक्ट देना हो, जिसकी बात सुनना हो, जो आते हैं वो शरद पवार की आती है। और दूसरा, वो लोगों का ऐसा कहना था कि बीजेपी के लगता है रवि जी, आप भी क्या सुधीर जी की बात से और राजेश की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चक्रव्यूह ऐसा रचा गया है जिसे भेदना अजीत पवार के लिए आसान नहीं होगा? विकास के काम तो उन्होंने खूब कराए हैं, मैं खुद बारामती गई थी, विकास भर भर के दिखता है बारामती में, लेकिन क्या ये चक्रव्यूह भेद पाएंगे अजीत पवार? नहीं, ऐसा है कि लोगों के मन में ये भावना है कि आपकी पहचान राजनीति में किसने बनाई है। आपको जाना ही जाता है शरद पवार के भतीजे बोलकर। अब ऐसा है कि पार्टी बनाई उन्होंने, राष्ट्रवादी कांग्रेस, चुनाव का चिन्ह उनकी मेहनत से मिला है। आप अपने चाचा की पार्टी छीन लेते हो, चुनाव छीन लेते हो और चुनाव चिन्ह छीन लेते हो, उसके बाद उनको चैलेंज करते हो, उनकी बेटी के साथ यानी अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाते हो। शायद लोगों के जहन में, लोगों के मन में ये बात ठीक से उतरी नहीं है बारामती की। और चुनाव के दौरान ही लोग ऐसा कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, अंतिम दिन यानी कि 18 तारीख को जब शरद पवार बारामती पहुंचेंगे और जो आदेश वो देंगे, जो बात वो हमसे करेंगे, उसी हिसाब से सारा मामला बदल जाएगा। और जैसे शरद पवार ने कहा कि अगले 40 साल का मैं सोचकर योगेंद्र को आपके साथ सामने ला रहा हूं और उन्हें आपके पास सौंप रहा हूं आपके लिए, तो बात वहीं पे सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। और मुझे लगता है कि योगेंद्र वहां से चुन कर आ सकते हैं। अजित पवार के लिए बड़ी 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 दिक्कत है, क्योंकि उनकी राजनीति का फाउंडेशन जो है वो शरद पवार, तो शरद पवार की बात बारामती मानेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो एक भतीजे ने अपने चाचा से, अपने राजनीतिक गुरु से सिंबल छीन लिया, पार्टी का नाम छीन लिया, तो दूसरा भतीजा अपने चाचा को मात दे सकता है, ये भी संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। विवेक भावसार जी, हम बारामती पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कई लोगों का यह भी मानना था कि भाई बहुत क्लियर कट डेफिनेशन हुआ करती थी कि केंद्र में ताई और जब बात आए विधानसभा की, राज्य में भाऊ अजीत दादा। तो क्या ये डेफिनेशन अब बिगड़ जाएगी, जैसा कि सुधीर जी, रवि जी दोनों कह रहे थे और राजेश भी उसी से इत्तेफाक रख रहे थे? मैं दोनों के मत से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि पार्टी को स्प्लिट करना, उसका नाम छीनना, उसका इलेक्शन का चिन्ह छीनना, ये किसी को पसंद नहीं आए। और इसी वजह से चाहे शिवसेना हो चाहे राष्ट्रवादी हो, दोनों की तरफ जो ओरिजिनल पार्टी है उसको लोगों ने चुना है। इस टाइम बारामती में अजीत दादा को बोलना पड़ा कि भाई आपने लोकसभा में ताई को चुन के दिया है, इस बार अभी मुझे विधानसभा में चुन के दो। ये जब उसको बोलने की जरूरत पड़ती, इसका मतलब सही बिल्कुल क्लियर है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन। उन्होंने तो ये भी बोल दिया था मैंने गलती की अपनी पत्नी को ताई के सामने खड़ा करके, गलती भी मान ली थी उन्होंने, माफी भी मांग ली थी। बिल्कुल सही बात है। उनको कहा गया था कि आपकी वाइफ को उनके खिलाफ मत खड़ा करो। अभी योगेंद्र बहुत छोटा है, उनके अजीत दादा बहुत सीनियर है, काफी सालों से वो राजकारण पॉलिटिक्स में है। ऐसे में अगर योगेंद्र के सामने अजीत दादा हार जाते तो ये उनके लिए बहुत बड़ी नामुश्किल होगी। पहले वाइफ हार गई, अभी उनके हारने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार का पॉलिटिक्स खराब हो जाएगा। चाहे सत्ता में महायुति आ जाए, चाहे सत्ता में अजीत दादा की पार्टी हो, लेकिन अजीत दादा नहीं रहेंगे। उनको
बैकडोर से मतलब एमएलसी बन के उनको सत्ता में आना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी नामुमकिन अजीत दादा तो सीएम बनने के सपने भी देखते हैं, हर बार कहते हैं कि किस्मत खराब रहती है, हर बार गाड़ी डिप्टी सीएम पर आके ही अटक जाती है, चाहे बगावत कर लूं, चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लूं, तो लगता है कि वो सपना तो कुछ और ज्यादा दूर हो जाएगा अगर नतीजे उनके हक में नहीं आए तो। हाँ जी जी, बात करना चाहता हूँ। अभी मीम्स व्हाट्सएप में घूम रहा है, हाँ। भाई सीएम कोई भी हो लेकिन अजीत दादा का डीसीएम बनते पहले उनका शपथ ले लिया जाए। लगता है, लेकिन बिल्कुल उन्हें सही ये मीम पसंद नहीं आएगा। ये सवाल हमने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे किस्मत में ही कुछ गड़बड़ है। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, अब एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं। तो अजीत दादा के लिए राह मुश्किल बता रहा है हमारा तमाम पैनल और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। लेकिन सचिन, अगर हम बात करें महायुति की, आपने जो रिपोर्ट दी है, उनका जो असेसमेंट है, वो तो भाई उनको छप्पर पार वोट भी दिला रहा है और बहुमत की सरकार भी बनवा रहा है। तो ऐसे में वहां पर भी क्या सीएम पद के लिए अब कयास तेज हो गए? अगर बीजेपी का प्रदर्शन वाकई 90+ रहता है तो फिर शिंदे साहब को अब दूसरे रोल में आना होगा। ये बीजेपी का असेसमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि 70 तक उनका लोवेस्ट रहेगा और 110 105 तक वो हाईएस्ट जो है अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि उनमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि वो पूरी तरह से बहुमत में आ जाएंगे, क्योंकि उनमें सबसे लोवेस्ट जो पार्टी रहेगी वो रहेगी अजित पवार के एनसीपी, क्योंकि उनको 20 से ज़्यादा सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए अजित पवार का सीएम बनना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। उनकी पार्टी एक तरह से रेस से हट ही जाएगी, उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी अगर वो सत्ता में आते हैं तो, महायुति सत्ता में आती है तो। रही बात एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना इसी पर टिकी हुई है कि जो लाडली बहन योजना थी वो अगर कारगर साबित हो जाती है तो उन्हें 30 से 35 और मैक्सिमम 40 तक उनको सीटें मिल सकती है, लेकिन वो 35 से 30 के दौरान रह सकते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की सीटें जो है करीबन 90+ या 100 के आसपास अगर आती है तो ही बीजेपी का पुख्ता दावा होगा मुख्यमंत्री पद को लेकर, और उसमें ऐसे में सबसे बड़ा नाम रहेगा देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एक बार फिर से पार्टी विश्वास कर सकती है, क्योंकि सरकार जो भी बनेगी वो एकदम थंपिंग मेजोरिटी से नहीं बनेगी। सरकार के लिए विपक्ष बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, चाहे सरकार महायुति की बने या महाविकास आघाड़ी की बने। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जैसे एक कुशल नेता जो है उनके हाथ में सत्ता दी जाए, और क्योंकि वो सभी को हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और एक स्टडी करने वाले नेता है, ऐसे में उनका चेहरा एक बार फिर से बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि शिंदे किस तरह की बार्गेनिंग करते हैं वो उनके ऊपर रहेगा, लेकिन अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आ गई, 90 या उससे ज़्यादा आ गई सीटें, तो बीजेपी डेफिनेटली सीएम पद पर दावा करेगी। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से अभी खुलकर नहीं कहा जा रहा कि वही सीएम पद पर दावा करेंगे, या हो सकता है कि बीजेपी उनका कोई दूसरे तरीके से एडजस्टमेंट कर दे। लेकिन फिलहाल तो महायुति ये कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि जिस तरह से अंडर करंट चला है, या फिर जिस तरह से विदर्भ में उनको लग रहा था कि बीजेपी एकदम बिल्कुल बीजेपी की हार होगी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर फाइट में दिखाई दे रही है। पिछली बार उनको जो 30 के आसपास 29 सीटें मिली थी, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास बीजेपी इस बार भी रहेगी, ऐसा उनका एक अनुमान है। तो वहां पर बीजेपी अगर काम कर गई और पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी काम करेगी, क्योंकि कोकण और एमएमआर रीजन में तो बीजेपी एडवांटेज हमेशा ही रहती है, उनका ये दावा है। उत्तर महाराष्ट्र में भी पिछली बार जो स्थिति बिगड़ी थी उसमें सुधार करेगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो ऐसे में चलिए, दावे भरपूर है सचिन ऐसी जी, दावे भरपूर हैं, दिखाई दे रही है। लेकिन अभी विवेक जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर कि सीएम का चेहरा कौन अगर महायुति की सरकार आती है। विवेक जी, 2 बात मैं कहना चाहूंगा। अच्छा नहीं, विवेक जी नहीं, शायद रवि जी कह रहे थे। जी रवि जी, आप बोले। नहीं, कहने दीजिए विवेक जी से। आपने नाम 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है रवि की जगह जो विवेक का नाम है। एक बार अच्छा, डीसीएम ठीक बन है, गया, जो एक बार डीसीएम बन गया वो वापस कभी सीएम नहीं बनता है। दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि अभी अजित पवार कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि हमने 2.5 साल हमने त्याग किया है, शिंदे जी को कहा था। इसका मतलब यह है कि अभी अगला सीएम बीजेपी का रहेगा। मुझे लगता है 2 दिन पहले विनोद तावड़े जी का जो कांड हुआ, जो जिस तरह से वो एक्सपोज किया गया, मुझे लगता है कि देवेंद्र जी का नाम अब शायद पीछे आ जाएगा, कोई नया चेहरा ला सकता है। देवेंद्र जी ने तो त्याग किया था पार्टी के लिए, नंबर 1 छोड़ के नंबर 2 बनना स्वीकार किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मशहूर सबको याद है, जहां सब लोगों को लग रहा था कि अब देवेंद्र जी आएंगे, लेकिन नाम कोई और ही घोषणा की थी। तो पार्टी इनाम नहीं देगी, आपको लगता है? नहीं लगता है मुझे, नहीं लगता है। विनोद तावड़े का जो परसों एक्सपोज हुआ है जी, आपने मुझे देखा लगता है अभी 2019 देवेंद्र फडणवीस का नाम पीछे पड़ जाएगा।
ठीक है, विनोद तावड़े के इस एक्सपोज के बाद ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि विनोद तावड़े को एक्सपोज करने में देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। अभी ये कोई उसको प्रूव नहीं कर सकता है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि तावड़े के पीछे, क्योंकि तावड़े रेस में थे, अगर बिगर ब्राह्मण, अदर देन ब्राह्मण अगर सीएम बनना होता तो मराठा फेस विनोद तावड़े का था, या फिर नड्डा जी के बाद नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर तावड़े जी का नाम, उनका क्लेम था। अगर ये दोनों क्लेम को अगर खारिज करना है, देखो अगर विनोद तावड़े बड़े बनते हैं तो नेचुरली उसका असर देवेंद्र जी के ऊपर होगा। ना तो वो उनको नेशनल प्रेसिडेंट चाहिए थे, ना ही सीएम चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से विनोद तावड़े को एक्सपोज किया गया। अगर ये बात अगर सेंट्रल की लीडरशिप मानती है तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी का नाम पीछे पड़ जाएगा, कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। चलिए, सुधीर सूर्यवंशी जी, आप कुछ कह रहे थे कि अगर महायुति की सरकार आई, जैसा वो दम भर रहे हैं, तो क्या होगा? नहीं, जैसे देवेंद्र फडणवीस का नाम, अभी उनका नाम नया है मेरे ख्याल से, देवाभाऊ कहते हैं महाराष्ट्र में उनको। हाँ, देवाभाऊ। नामकरण कर लिया उन्होंने। अच्छे नामकरण से सीएम वापस बन जाए तो उनके लिए मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी। लेकिन जब हम बात करते कि 2000 देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की काफी लोगों ने भी सैक्रिफाइस किया था, जैसे एकनाथ हो, विनोद तावड़े हो, पंकजा मुंडे हो, उस टाइम पे वो भी बड़े चेहरे उस टाइम पे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस ने डिसाइड किया कि एक नया चेहरा हमने सामने लाना चाहिए। 10, 15, 20 साल की राजनीति महाराष्ट्र में करना है तो नए चेहरे को साथ जाना चाहिए थे, उस टाइम किया था। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हो रही, महाराष्ट्र की राजनीति का जो सेंटर पॉइंट है, हम भूलना नहीं चाहिए, ये मराठा रहा है। नॉन मराठा ज्यादा सीएम महाराष्ट्र में बने नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का आप ग्राफ देखेंगे तो इंडियन करेंसी जैसा ग्राफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। करेंसी है लेकिन वो घटती जा रही है। वही हाल देवेंद्र फडणवीस जी का है करेंसी, लेकिन उनका भी हाल नीचे जाने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे एक बड़ा लीडरशिप जो आगे की 20-25 साल की राजनीति करेगा, ऐसे लीडरशिप का चयन करेगा। अभी मुझे नहीं लगता ये घिसे पीटे चेहरे वापस महाराष्ट्र में रिपीट करेंगे। विनोद तावड़े नया चेहरा आएगा। लेकिन रवि जी, एक और थ्योरी जो निकल कर आती है कि भाई बीएमसी के भी चुनाव होने हैं, अगर शिंदे साहब को इस तरह से हटाया जाता है तो कोई कहेगा कि भाई यूज एंड थ्रो कर दिया बीजेपी ने, तो अपने फायदे के लिए सीएम बनाया, फिर हटा दिया जब अब खुद का प्रदर्शन अच्छा हो गया। तो ऐसा कोई रिस्क मोल लेगी क्या शिंदे जी की किस्मत फिर से जोर मारेगी? नहीं, शायद शिंदे जी ने भी ये मान लिया है कि अगला मुख्यमंत्री शायद उनका नाम ना आए, क्योंकि उनकी भाषा में देखिए काफी बदलाव आ गया। चुनाव के पहले तो वो ऐसा मानकर चल रहे थे कि महायुति की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और उन्होंने कैंपेन चलाने की कोशिश की थी। बीच में एक भारी उनकी एक जबरदस्त मीटिंग हुई थी दादर में, मुंबई में, जहां पर एक स्लोगन बनाया गया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो एकनाथ शिंदे ही होंगे। इस टाइप का एक मराठी में स्लोगन बनाया था। तो अब देखिए, उन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं प्रिंट मीडिया में खासकर, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा होगी। जैसे अमित शाह स्वयं उन्होंने कहा था कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये महायुति के जो पार्टियां हैं, पक्ष हैं, वो साथ में बैठेंगे और तय करेंगे। शिंदे जी ने ये मान लिया है, उन्होंने ये कबूल कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिंदे भी मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार शायद कोई और हो सकता है। तो देखिए, दूसरी बात ऐसी है, शिंदे जी के जब 40 विधायक थे तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी के 106 थे, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, शिंदे जी को बनने दीजिए। अब ऐसा है कि बीजेपी का कहना है कि जब आपके 40 लोग थे हमने बनाया, अब जब हमारे सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे तब आपको कैसे क्या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, हमारा कोई नेता बनेगा ना। तो कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री बने, और भाजपा में ये नाराजगी थी। आपको मैं याद दिला दूं, 2-3 मंत्री महोदय ऐसे थे बीजेपी के जिन्होंने कहा कि आज भी हम मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को देखते हैं। तो ये बिल्कुल पार्टी की लाइन बताने के लिए मुझे लगता है ये उदाहरण हो सकता है। तो मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने आ सकता है। चलिए, तो नया चेहरा सबको यहाँ पे प्रबल बात लग रही है, लेकिन बीजेपी की जो कार्यशैली है वो कुछ ऐसी है कि उसके पिटारे से क्या कुछ सरप्राइज निकल कर आता है, सब लोग गेस करके ही रह जाते हैं। कई बार कोई नया नाम आता है और कुछ एक नई थ्योरी आती है। बहरहाल, एक और सवाल, ये तो तब है जब महायुति जो है वो वाकई में उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो सही साबित होता है। अब दूसरा सवाल राजेश आपसे यह है कि ग्राउंड पर महाराष्ट्र के मिजाज को आप बखूबी समझते हैं, ग्राउंड पर कटोगे तो बटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, क्या नारा वाकई में मराठा वोटर्स को, महाराष्ट्र की जनता को पोलराइज करने में कामयाब हो पाया? इस पे मैं बोलूं उसके पहले मैं
भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए कैसे दावेदार होगी, उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब सीटें जरूर लड़ रही है, लेकिन 20 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, यानी कि शायना एनसी का नाम हो, मुर्जी पटेल का नाम हो, प्रताप राव चिखलीकर का नाम हो, ऐसे 20 लोग हैं जिन्होंने या तो एनसीपी से चुनाव लड़ा है, या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ा है, या फिर आरपीआई से चुनाव लड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े आपको 150 सीटों पर लड़ते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन करीब करीब 170 लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो जितनी सीटें जीतेगी उसमें आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत रहेगा अगर महायुति सत्ता में आती है, अगर महायुति बहुमत में आती है। बटेंगे तो कटेंगे की अगर हम बात करें पिनाज, तो शहरी इलाकों में खास करके मुंबई हो, पुणे हो, अहमदनगर हो या फिर औरंगाबाद हो, इन इलाकों में इनका असर देखने को मिला है। हिंदू इलाकों में भी देखने को मिला है और मुस्लिम इलाकों में भी देखने को मिला है। हमने जिस तरीके से देखा मुस्लिम इलाकों में सवेरे से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें थी, और आप किसी से भी वहां पर बात करते तो उनके जबान पर एक ही नारा था कि बटोगे तो कटोगे जैसा नारा देने वाले लोगों को हम सत्ता में वापस नहीं लाना चाहते। वहीं अगर आप हिंदू इलाकों में जाते तो वहां पर भी इस नारे का असर था। तो शहरी इलाकों में यह नारा असर कर गया है। हालांकि अजीत पवार हो या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हो, वो इस नारे से अपने आप को अलग करते हुए दिखे। वो उनकी चुनावी मजबूरी थी, उनके इलाके में जिस तरीके के समीकरण थे उस वजह से वो ये करते हुए दिखे। लेकिन जिस वर्ग को तक ये मैसेज पहुंचाना था और जिस वर्ग को इस नारे से प्रभावित करना था, वहां तक एक मैसेज पहुंचा है और उस पर वोटिंग भी हुई है। पिनास जी, दिनेश अब आपके पास आती हूँ, ये जानना चाहती हूँ वो कौन सी ऐसी सीटें आपको लगता है जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और जो बहुत फंसी हुई हैं कि ये 10-15 सीटें दाएं बाएं हुई तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, किसी की तरफ भी स्विंग हो सकता है? देखिए, इसकी शुरुआती हम फिर एक बार बारामती से करते हैं। बारामती की सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसके अलावा वर्ली की सीट यहां पर फंसी हुई, तीनों जो उम्मीदवार है वो बेहद ताकतवर है। इसके अलावा अमित ठाकरे जो माहिम सीट से लड़ रहे हैं, वहां पर भी सदा सरवनकर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अमित ठाकरे को लेकर जरूर सिंपैथी यहां पर रहने वाले लोगों के मन में जरूर होगी, लेकिन सदा सरवनकर और अमित ठाकरे की लड़ाई के बीच में ये सीट संभवतः महेश सावंत जो ठाकरे सेना के उम्मीदवार है शायद वो निकाल सकते। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हम महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में जाए, 5 पाकड़ी की सीट है, एकनाथ शिंदे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे तो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती, लेकिन इस सीट पर केदार दीघे को उतार कर ठाकरे सेना ने एक बड़ा दांव चला था। ठाकरे सेना की तरफ से जरूर दावा किया जा रहा है कि यहां से कड़ी टक्कर दी गई है, लेकिन शिंदे सेना का कहना है कि यहां पर वो फिर एक बार कंफर्टेबल मार्जिन से जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन उनका संभवतः शायद यहां से कम भी हो सकता है। इसके अलावा नागपुर की जो सीट है जहां से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी का दावा है कि कंफर्टेबली जीत जाएंगे, लेकिन यहां पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा जाए कि यहां पर असली ताकत जो पिछले कई बार के चुनाव के मुकाबले इस बार बड़े ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी यहां पर उतरी थी। इम्तियाज जलील की सीट जो एमआईएम की सबसे बड़ी होप है महाराष्ट्र में, वो अतुल सावे जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके सामने चुनाव लड़ रहे, तो यहां पर इस सीट पर इम्तियाज जलील को शायद इस बार जो कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जमीन पर पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर था। इसके अलावा छगन भुजबल की सीट जो है वहां पर भी काफी ज्यादा बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। और महाराष्ट्र का चुनाव ही इतना दिलचस्प है क्योंकि कहीं तो होता है कि भाई 2 आमने सामने पार्टियों की लड़ाई है, 3 है, यहाँ तो 6 पार्टियां हैं, पार्टियों में से निकली हुई पार्टियां हैं, और फिर ये 6 ही नहीं है, इनके बागी भी हैं जो नाराज हो गए हैं, सजीबो गरीब गठबंधन जो बने हैं, जो दोस्तियां हुई हैं, और उसके बाद पोलराइजेशन भी है और सरकार की योजनाएं भी हैं। तो इंतजार होगा कुछ घंटे और का, और चुनावी नतीजे हकीकत में क्या आएंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये फिलहाल हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से नेताओं से बातचीत करके क्या कुछ अपडेट लेकर आए थे और हमारे एक्सपर्ट्स वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपके सामने रखा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका शुक्रिया।